एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इनके बेसिक मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 वर्ड यूज किए हुए हैं, शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम, आउटपुट। अब हमने +1 में पढ़ा था, हमारा जो +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर था डेट इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि शॉर्ट रन पीरियड कौन सा पीरियड होता है। वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड की जो हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहती है और चेंज होते रहते हैं। एज पर द +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बार हम एक बार टेक्नोलॉजी अप्लाई कर ली, थ्रू द होल टाइम दैट विल रिमेन्स द सेम। उसके बाद हमारी क्या है, और हमारा है इक्विलिब्रियम। हमने +1 में देखा था इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज बैलेंस की कंडीशन। जो कि बैलेंस की कंडीशन है, जैसे कंडीशन ऑफ रेस्ट, जिस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम क्या हो रही है, सेटिस्फेक्शन हो रही है। प्रोड्यूसर क्या क्या चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट। उस टाइम पे उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बजाय हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं। मीन्स कौन सी ऐसी कंडीशन है, पहले तो ये हमें पता, शॉर्ट रन से ही पता लग गया कि इस चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। और इस लेवल पे हमारी आउटपुट इक्विलिब्रियम में होगी, जिसके साथ कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और इस थ्योरी में जैसे कि हमारी कुछ ना कुछ थ्योरी किसी अजम्पशन में बेस्ड होती है, तो इस जो ये थ्योरी प्रोवाइड की थी वो किन्होंने दी थी, दैट इज केन्स। एज पर द केन्स उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली थी। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में कौन सा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट हमारी 1 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट हमारी 1 टाइम्स इंक्रीज होगी। और उसके बाद एक बार हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमने अचीव कर ली। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होती है, हमारे 10th और 9th में इकोनॉमिक्स में क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें देयर इज नो अनएम्प्लॉयड, कि एक भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। ऑल द पर्सन हु आर विलिंग टू डू द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे आर आल्सो गेटिंग द वर्क। जो काम करने के इच्छुक है अपनी वेज रेट पे, उनको इजीली क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। तो एक बार जब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अचीव कर ली, उसके बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, सारे लोग ऑलरेडी क्या है, एम्प्लॉयड है। अब जिन लोगों को काम मिलना था सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आउटपुट तो एम्प्लॉयज ने ही इंक्रीज करनी है ना। अगर हमें और लेबर, अगर कोई लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं तो आउटपुट हम कहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमारा पॉइंट है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज हमारी परफेक्ट इलास्टिक। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, मतलब एकदम से चेंज हो जाएगी। एज पर किसको चेंज करने के साथ, एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के साथ। जैसे जैसे हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट को, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एज द रिजल्ट हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमने एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अचीव कर ली तो उसके बाद आउटपुट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर की। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे, व्हेन हमारा एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और ये हमारी कौन सी होगी, प्लान्ड, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड में क्या था, अगर हम डिमांड कर रहे हैं दैट इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई कर रहे हैं दैट इज प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। ये तो हमारी कंडीशन नंबर 1 है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हम अपने पिछले चैप्टर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में देख चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई के कितने होते हैं हमारे, C प्लस S। अब C से क्या होगी हमारी कैंसल, तो क्या बन गया, S इज इक्वल टू I। इट मीन्स हमारी इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड हमारी इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू द सेविंग।
इट मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम 2 अप्रोचेस से कर सकते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, दूसरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अब एक छोटा सा हम टेबल लेते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने अपना यही टेबल कंटिन्यू किया था। पहले हमारी क्या है इनकम, इनकम पहले क्या हमारी सपोज करी थी 0 20, देन 2020 से ये हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। देन कंजम्पशन, हमने लास्ट सेशन में किया था कि जो कंजम्पशन होती है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए चाहिए। तो इट इज 30 40, ये क्या हो रही है 10 के साथ इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इस केस में हम क्या सपोज करते हैं, डेट इज अवर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विल रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं हो सकती। एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम, ये क्या रह रही है हमारी 2020। अब सेविंग्स क्या होती है, इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट हम कर लेते हैं सेविंग। 0 - 30 -30, 20 - 40 -40, 40 - 50 -10, ये भी हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमारी जो सेविंग है वो हमेशा नेगेटिव स्टार्ट होती है। देन कम्स एग्रीगेट डिमांड, किस किस का प्लस है, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 20 + 30 50, 40 + 20 60, इन दिनों को हमने क्या कर दिया एडअप कर दिया। वैसे कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई किसका कंपोनेंट होती है, C प्लस S, इन दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस प्लस, 30 - 30 0, 40 - 20 20। उसके बाद हमने एक और चीज लास्ट चैप्टर में देखी थी कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, इन ऑल द केसेस इट विल बी आइडेंटिकल टू अवर इनकम। इसको हमने बहुत एलेबरेशन में डिस्कस किया है, अगर आप देखना चाहते हो आप लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दिस इज अवर कंडीशन। अब देखिए अगर हम इस टेबल को एनालाइज करें, इस पॉइंट पे फर्स्ट हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब ये देखो, ये हमारा क्या है कंडीशन है, जिस केस में हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। इसी पॉइंट पे हमारी सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट में इक्वल है। तो इस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। वो डिमांड की कंडीशन, दिस कंडीशन में हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम की हमारी जो कंडीशंस है वो प्रॉपर वे से क्या होती है, सेटिस्फाई होती हैं। और इस पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस केस में हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट कितनी है, दैट इज 100। इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इनको सपोज किया जाता है इनमें 1 to 1 रिलेशनशिप है, सेम लेवल से वो इंक्रीज हो रहे हैं। हमारी आउटपुट क्या है 100, और इस पॉइंट पे कंजम्पशन 80, इन्वेस्टमेंट 20। पहले हम अपनी कौन सी अप्रोच देखेंगे, एडी और एएस अप्रोच। फर्स्ट एडी एंड एएस अप्रोच, ये हमारा डायग्राम है। सॉरी, इसके पहले हमने पूरे टेबल को प्रॉपर वे से एनालाइज करना है, वो हमारा रह गया। अब देखो इस कंडीशन में, इस पॉइंट पे जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, एडी इज इक्वल टू एएस वाला और आई इज इक्वल टू आई वाला, दिट इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम इसके ऊपर के पॉइंट्स देखें तो हमारे इस केस में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, मूव है एग्रीगेट सप्लाई से। और जो हमारी नीचे वाली कंडीशन है, इस केस में हमारी सप्लाई ज्यादा है लेकिन हमारी डिमांड क्या है, कम है। जो कंडीशन, जिस केस में हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। मतलब डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। जिस कंडीशन में हमारी सप्लाई ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन। चाहे जो मर्जी कंडीशन आ जाए, चाहे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाए, चाहे ये वाली कंडीशन आ जाए, हमारे मार्केट फोर्सेस इस वे से एक्ट अपॉन करेंगे कि हम वापस किसी ना किसी ढंग से अपनी वापस कंडीशन में वापस आ जाएंगे। इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हमने लास्ट में देखा था जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, जो हमारी इनकम है, ये हमेशा किस डिग्री एंगल से स्टार्ट होती है, 45 डिग्री के एंगल से। मेजरमेंट करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे सिर्फ आपका 45 लिखना मैंडेटरी है। नीचे हमारी क्या जाती है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इधर वाली साइड पे हम किस किस को ले रहे हैं, एडी और एएस। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि देखो जब हमारी इनकम 0 है वहां पे कुछ ना कुछ हमारी एग्रीगेट डिमांड है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला हमारी जो है, दिस इज नोन्स टू बी अवर एग्रीगेट डिमांड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस आई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस आई। अब ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है। इस पॉइंट पे जो हमारी आउटपुट है दैट इज अवर ओ क्यू, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं,
इनकम आउटपुट। ओ क्यू जो इस पॉइंट से ई हमारा क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके बाद जो हमारी ओ क्यू आउटपुट है वो कौन सी आउटपुट है हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जिसमें हम क्या है और दूसरे वर्ड से ये हमारी किस कंडीशन को डिनोट कर रहा है पॉइंट अफेक्टिव डिमांड को डिनोट कर रहा है। अब हमारे पास दो और कंडीशंस है, कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले तो हम इसकी एलैबोरेशन देख लेते हैं कि हमने कैसे करनी है। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी पॉइंट, सब कुछ स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, हमारी जो है हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे, और सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस में हमने क्या शो किया है एएस और एडी। फिर उसके बाद हम इनके क्या बता देंगे बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर के बारे में कैसे बताएंगे भी जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है और इनकम ये दोनों के क्या है आइडेंटिकल है, और ये 45 डिग्री एंगल से हमारे क्या होते हैं ड्रॉ होते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारे ओरिजिन से स्टार्ट ना होके अब ओरिजिन स्टार्ट हो रही है। इसका रीजन क्या है कि कुछ ना कुछ अमाउंट हमें कंजम्पशन करने के लिए चाहिए। उसके बाद हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है बढ़ रही है। एट द पॉइंट ई एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू AS। तो ये हमारा क्या हो गया, और इस वजह से हमने जो नीचे लाइन ड्रॉ की है OQ हमारी क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगी। ये वो पॉइंट है दैट इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस टाइम पे इकोनॉमी में ऑल कंज्यूमर और ऑल प्रोड्यूसर क्या है दे आर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहते। ये तो था जो बेसिक्स जो कि हमारे डायग्राम के साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास दो और कंडीशन है। एक कंडीशन हमारी क्या है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड कंडीशन हमारी कौन सी है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे एलेबरेट करना जरूरी है। अब हम इनसे बिलो कोई भी पॉइंट ले लें, आप ये देखो अगर हम इसके बिलो पॉइंट देखें बिलो ई पॉइंट देखें, ये हमारी कौन सी कर्व है एग्रीगेट डिमांड की कर्व है, और ये कौन सी कर्व है हमारी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व है। मतलब कोई भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं, इस पॉइंट्स में क्या है हमारी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर क्या है एग्रीगेट सप्लाई से। ऊपर वाली कंडीशन में हमारी क्या है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है कि वो प्रॉपर उसकी आउटपुट क्या हो रही है कम हो रही है, ड्यू टू डेट उसको क्या बियर करना पड़ रहा है लॉस बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपरली प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहा है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जो उसके पास अवेलेबल इन्वेंट्री पड़ी है वो क्या हो चुकी है लैक हो चुकी है, उसकी क्या हो चुकी है शॉर्टेज हो चुकी है। तो वो क्या करेगा, अब सपोज करो हम एक प्रोड्यूसर है, हमारे डिमांड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई उस तरफ से इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो हमारा कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट होने की बजाय क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है क्योंकि सप्लाई हमारी कम है। तो इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे वी विल इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा इंक्रीज किया जाएगा। अब मतलब प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट सपोज करो ले लो OQ1 हम यहाँ पे हैं, वी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम कब तक इंक्रीज करेंगे इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे जब तक कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल नहीं हो जाती एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती। ये था हमारा एग्रीगेट। कोई भी कंडीशन हो जाए चाहे इधर वाली कंडीशन चाहे इधर वाली कंडीशन, मार्केट फोर्सेस इस ढंग से एक्ट अपॉन करेंगे कि हम एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें यहाँ पे जगह नहीं यहाँ पे ले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमारी क्या है सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा होने की बजाय कि मतलब उतनी डिमांड नहीं जितनी सप्लाई है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसका मतलब ये जो स्टॉक है जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो क्या हो चुकी है बहुत ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं स्पेयर बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो चुका है। तो अब जिस चीज का ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो उस वजह से हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे वी विल स्टॉप द प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उस टाइम तक बंद रखेंगे जिस टाइम तक कि हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वली हो जा रही, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वली हो जा रही। इन अदर वर्ड्स वी कैन के बोल सकते हैं कोई भी कंडीशन हो जाए, मार्केट फोर्सेस इस ढंग से एक्ट अपॉन हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली एफिएक्टिक डिमांड की कंडीशन है वी विल टेक इनटू अकाउंट एज पर द कीन्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तो था हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच। अब हम जो हमारी सेकंड कंडीशन है, अब हम उसको टेक इनटू अकाउंट करेंगे कि अगर दूसरी कंडीशन आ जाए तो कैसा होगा। दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की कंडीशन, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट उस पॉइंट पे है जहां पे सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। अब ये देखो, अगर हम सेम ही डायग्राम कंटिन्यू करें तो हम क्या देखेंगे, ये देखिए, इसी को अगर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए, इस पॉइंट में क्या है, सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट में। इट मींस ये कौन सा पीरियड हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें कंज्यूमर किसमें है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो पूरी हमारी इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम पे है। अगर इसके ऊपर के पॉइंट्स हम देखें तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट, ये हमारी सेविंग। इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द सेविंग। अगर हम इसके बिलो पॉइंट देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द सेविंग। जैसे पहले वाले केस में हमने देखा था कि मार्केट फोर्सेस ऐसे एक्ट अपॉन करेंगे कि वापस हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। अगर हम एस और आई के अप्रोच में अगर हम देखते हैं तो देखें, ये हमें ऑलरेडी नोन है कि जो हमारी सेविंग की कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बिलो एक्स एक्सिस, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव। सेम वे से यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी इनकम, आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, एस एंड आई। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रह रही है, सेम, दैट इज अवर ऑटोनॉमिक्स। इशू इज शोन बाय है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे हम इसमें इतनी आउटपुट कर ले प्रोड्यूस, चाहे इतनी आउटपुट कर ले, चाहे इतनी आउटपुट, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट विल रिमेन द सेम। सेविंग कम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिलो एक्स एक्सिस से, दिस इज अवर सेविंग कर्व। ई पॉइंट इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो हमारी ऑप्टिमम आउटपुट है वो हमारी क्या है, क्यू। अगर इसके बिलो पॉइंट देखें, बिलो पॉइंट देखें तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द सेविंग। अगर हम इसके अबव पॉइंट देखें तो सेविंग इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट। अब क्या किया जाए, इन कंडीशन में क्या होगा, पहले हम बेसिक देखते हैं कि हाउ टू वी विल एक्सप्लेन दिस टर्म। अब देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, सेम इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट में हम क्या बता देंगे, इन सभी के बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर मीन्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच शोज आवर इन्वेस्टमेंट विल रिमेन्स द सेम एट दिस वी कैन प्रोड्यूस एट any level of output but our investment will remains the same. Or next, saving curve start from below the x axis because it starts from negative, then it is shown by upward sloping from left to right. Afterwards it is positive related to income. As our income is increasing, saving is also going to be increased. उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा, E point is our equilibrium point and OQ is our equilibrium output. At this level, saving is equal to the investment. इनके बाद we will explain the term when investment is more than saving, when saving is more than investment. अगर हमारी इन्वेंट्री ज्यादा है लेकिन एज कंपेयर टू हमारी सेविंग क्या है, कम है। देखिए इस केस में हमारी इन्वेंट्री क्या है, ज्यादा है। अगर हमारी इन्वेंट्री ज्यादा है तो हमारे पास क्या है, एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है। एक्सेस स्टॉक पड़ा है मतलब स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ा है। स्टॉक कब ज्यादा पड़ा होता है, जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड किससे कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। क्योंकि कौन सी कंडीशन है, स्टॉक ज्यादा पड़ा है तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो क्या है, हमारी कम है। अगर हमारी सप्लाई कम है, ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, वी विल स्टॉप द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत पड़ा है।
कम करेंगे जैसे जैसे आउटपुट कम होगी, जैसे जैसे आउटपुट कम होगी वैसे वैसे हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम होगी। अब इनकम का फर्दर, इनकम कम है तो हमारी डिमांड भी क्या हो, इनकम कम होगी तो सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी, कम होगी। वी विल कट डाउन फर्दर प्रोडक्शन। कब तक कट करेंगे, जब तक हमारी जो इन्वेंट्री है वो किसके इक्वल नहीं हो जाती, सेविंग के इक्वल नहीं हो जाती है। क्योंकि अगर इन्वेंट्री ज्यादा है तो इसका मतलब हम जो क्या है एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तभी तो स्टॉक ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोबारा देखो, अगर इन्वेंट्री ज्यादा है इसका मतलब स्टॉक, जो हमारा स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हमारे पास पड़ा है, मतलब हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं, स्टॉक तभी बच रहे हैं। तो हम जब हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कम होगी, फर्दर इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो फर्दर डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी, यहाँ पे डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हम सप्लाई कम करेंगे। कब तक ऐसा चलेगा, जब तक हमारी इन्वेंट्री किसके इक्वल नहीं हो जाती, सेविंग के इक्वल नहीं हो जाती। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी सेविंग ज्यादा है तो क्या है, तो इसका मतलब ये है, सॉरी इन्वेंट्री को डिनोट करना था, सेविंग का ये टॉपिक आ गया, वो इन्वेस्टमेंट, एस इज ग्रेटर देन आई। सेविंग ज्यादा है तभी तो हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। इस केस में क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन हमारी सेविंग क्या है, कम है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आई नोट्स टू बी इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन को कब तक इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके रिगार्डिंग हमारी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो नेट इफेक्ट हमारी सेविंग भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। किस टाइम तक, जब तक हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल नहीं हो जाती, एग्रीगेट सेविंग के इक्वल, सॉरी इन्वेंट्री किसके इक्वल नहीं हो जाती, हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो जाती। कहने का मतलब हमारे जो मार्केट फोर्सेस इस बेस से एक्ट अपॉन करेंगे कि वापस हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन वापस आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सा वो होगी थी, आई डिनोट्स टू बी इन्वेस्टमेंट, एस डिनोट्स टू बी द सेविंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ, अगर सेविंग ज्यादा तो हमारा एक्सपेंडिचर नेचर वे से कम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, पिछले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नॉर्मल मिस्टेक करके आते हैं वो इसी पॉइंट पे करके आते हैं। लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है, और हमारी सेविंग किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। लेकिन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है, और हमारे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है, सेविंग के इक्वल होती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जब बच्चे कई बार होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं तो वो कंजम्पशन और इनकम का पॉइंट लेने लग जाते हैं, तो इस पॉइंट को दिमाग माइंड में रखना। ये तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट सेकंड हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हाट डू यू मीन बाय, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ जी, वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो, अब पहले जो मेरा बिजनेस था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था इकोनॉमी में, जो बिजनेस था वो शॉर्ट लेवल पे था, हम छोटे लेवल पे था, तो मेरे को जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो ऑटोनॉमस की थी। एक हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली और उससे मेरा काम सफिशिएंटली क्या हो रहा था, चल रहा था। लेकिन ड्यू टू चेंजेस ऐसे अराइज हुए, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो गई तो एक प्लांट एंड मशीनरी से मेरा काम नहीं बन रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, एक और खरीदनी पड़ी, मतलब इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ी। ये तो हमें पता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे एज रिगार्ड क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो उसका नेट इफेक्ट हमारा कितने पर पड़ेगा, इनकम में पड़ेगा। यही होता हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट।
इज नोन टू बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब हम एक बार इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं उसका नेट इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारी इनकम में पड़ता है। किस लेवल से पड़ता है, कितने टाइम्स पड़ता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। इट इज नोन टू बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको कि हमेशा किसके साथ डिनोट किया जाता है, के साथ डिनोट किया जाता है, और इसी को हम ये बोलते हैं। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, दिस इज अवर डायग्राम। अब यहाँ पे हमारी सेम इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी कौन सी कर्व है, एएस कर्व एट 45 डिग्री ऑफ एंगल। ये हमारे क्या है, एडी। एडी हमें पता है, सी प्लस हमारा क्या आई है। पहले हमारी ये एग्रीगेट डिमांड थी। पहले हमने जो एग्जांपल ली थी वो एक माइक्रो लेवल पे ली थी, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें वो पूरी इकोनॉमी में कर रहे हैं। इकोनॉमी में एकदम से डिमांड इंक्रीज होगी, तो ड्यू टू वन, जब जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती रही तो हमें क्या करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ी। इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमने इंक्रीज की, जिसके कारण हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी। दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द AD1। सी तो आई है ही है, और साथ के साथ में हमारा क्या हो गया, डेल्टा आई। ये हम पूरी प्रॉपरली एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं। पहले हमारे ई क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनके इंटरसेक्शन से हम अभी देख के हटे, हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। और इस वजह से हमारी इनकम क्या थी, OQ। जैसे हमने ये इन्वेस्टमेंट चेंज की, उसके कारण हमारी इनकम क्या होगी, OQ1। अगर हम चेंजेस में ध्यान दें तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो हमने इतनी इंक्रीज की है, लेकिन हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमने इधर वाली साइड हमारी क्या आ गई, AD और AS। सेम वे से पहले एक्स एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, फिर वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, फिर AD कर्व हमारी कैसे होती है, AS कर्व हमारी कैसे होती है। इन द इनिशियल हमारे एग्रीगेट डिमांड इज AD which includes the components of C plus I, but due to change in investment which is denoted by delta I, जो हम की डेल्टा I से चेंज कर रहे हैं, हमारी जो AD कर्व है वो AD से कहाँ पे शिफ्ट होगी है, AD डैश में चेंज हो चुकी है, जिसमें क्या है, C plus I plus डेल्टा I। अब जो हमारा E1 पॉइंट है वो हमारा क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम क्या है, हमारी जो इनकम है वो कोई से इंक्रीज हो चुकी है, AQ1। लेकिन जो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कितनी है, जस्ट E1 और L। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये चेंजेस होती है मल्टीप्लायर की, 2 टाइप्स की शिफ्ट होती हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट, एक में होता है हमारा बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब जब हम आगे को बढ़ते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम। जब इंक्रीज होती है मतलब फॉरवर्ड आगे बढ़ना। बैकवर्ड जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो की पॉइंट, एक्सेप्शनल केस ऐसे भी आ जाते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बजाय क्या करनी पड़ जाती है, डिक्रीज करनी पड़ जाती है। इट मीन्स ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट व्हाट एवर देयर इज डिक्रीज इन इनकम, it is known to be the backward action. This is known to be the forward action. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, वैसे ही अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी हमारी इनकम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमारा कौन सा एक्शन हो जाता है, बैकवर्ड एक्शन। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ये काम करता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट, हाउ डज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स, वो किस लेवल में किस वे से काम करता है। स्टार्टिंग में क्या होती है, वी विल चेंज अवर इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम के इंक्रीज होने के साथ इनिशियली हम अपनी कंजम्पशन भी इंक्रीज करते हैं। और पहले हम चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। नेट इफेक्ट उसका किस पे पड़ता है, चेंज इन इनकम के साथ। हम इसकी वर्किंग को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ सपोज करते हैं। सपोज करो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 करोड़, हमारी MPC कितनी है, 0.5।
लेकिन हमें एक चीज अज्यूम करने के चलनी पड़ती है कि जो हमारा एमपीसी है डेट विल रिमेन्स द कांस्टेंट। सबसे पहले हम क्या लेंगे हमारे राउंड्स, डेट देयर विल बी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, देन देयर विल बी चेंज इन कंजम्पशन, देन देयर विल बी चेंज इन सेविंग। कैसे होगा? सपोज करो इनिशियली क्या सपोज किया जाता है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है उतनी ही हमारी जो है इनकम भी इंक्रीज हो रही है। अगर हमने 100 की इन्वेस्टमेंट की है तो हमारी इनकम किसके साथ इंक्रीज होएगी? 100 करोड़ से। हमारा एमपीसी कितना है? 0.5। इसका हम 0.5%, 0.5 मतलब हम 1/2 हम क्या कर लेंगे? कंज्यूम, और हाफ हमारा क्या हो जाएगा? सेव। सेकेंड राउंड में क्या हो जाएगा? एक ही कंजम्पशन, मैंने पैसा खर्चा लेकिन किसी पर्सन के लिए जिससे मैंने खरीदा उसके लिए वो क्या होगी? इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रो लेवल के लेवल पे नहीं, इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं। एक की कंजम्पशन, दूसरे की क्या बन गई? इनकम। अब इसका 50% हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम, 50% हम क्या कर रहे हैं? सेव। फिर से ये 25 हो गया, एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम, हाफ वी विल कंज्यूम, हाफ विल बी गोइंग टू सेव। ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, लेकिन कब तक चलता जाएगा? इट विल डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या काम कर, अब मेरे को क्या पता ये कैलकुलेशन कहाँ पे जाके कम होगी? ये तब तक चला जाएगा जब तक कि हमारी चेंज इन कंजम्पशन किसके इक्वल नहीं हो जाती? 0 के इक्वल नहीं हो जाती। ये हमारा कंसेप्ट तब तक वर्क करेगा, लेकिन वो कब जाके 0 होगी? हमारे कितने टाइम्स इंक्रीज होगी और कितनी कैलकुलेशन की जाए? इट विल डिपेंड अपॉन अवर मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या आता है हमारा? मल्टीप्लायर, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन अवर इन्वेस्टमेंट। अब हमारी मल्टीप्लायर, अब हमें ये तो पता नहीं कि इसका एक हमारा और फॉर्मूला होता है जो कि मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए होता है। एक तो हमारा हो गया ये, देन 1/1 माइनस एमपीसी। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी एमपीसी के डिपेंड करता है। अब 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है? एमपीएस के भी इक्वल होता है, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10, मतलब ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जब तक ये 100 किसके इक्वल नहीं होता, 100 का 2 टाइम्स क्या हो गया हमारे पास? 200। अब इसका 50% हम कंज्यूम कर लेंगे, 50% हम क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है? इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज मस्ट आल्सो इक्वल टू चेंज इन इनकम। ये भी 100, ये भी 100। इट आल्सो सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट विल डिपेंड अपॉन एमपीसी। ये तब तक काम करेगा। अब इसको एलैबोरेट क्या करेंगे? इन द इनिशियल वी विल टेक इनटू अकाउंट आवर मल्टीप्लायर। व्हेन देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट इट विल अफेक्ट अवर चेंज इन इनकम and it will change in our consumption. One person consumption become the another person income. Number 1 point. Second, in this aspect MPC we supposed to be remains the constant, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तभी बात करेगी, क्योंकि अगर एमपीसी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई वर्क नहीं कर पड़ेगा। इनिशियली ये क्या सपोज किया जाता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी चेंज इन इक्वल टू इनकम, दैट इज 100 मस्ट बी इक्वल टू 100। Then comes in this point MPC is 0.5. It means change in consumption is 50 as well change in saving will be 50. In the fourth round we will explain one man's consumption become other man's income. So income must be in the second round will be equal to 50. इसका half we will consume and half we will save. This process works up to how many points? Up to that one point change in consumption must be equal to 0. It can also be calculated with the help of multiplier. Then we will found our multiplier is equal to 2 times. It will continue up to that time, up to when change in income must be equal to 100 into 2 is equal to 200. This is your elaboration, that is working of investment multiplier. कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ती है, कई बार वैल्यू ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन होती है। ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने टेक इनटू अकाउंट कर लिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब सेकंड हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी
रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर और एमपीएस, इनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? कई बार ये 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मल्टीप्लायर के अगर हम एमपीसी देखें तो फार्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। सेविंग के साथ हम क्या देखें? एमपीएस। ये तो देखने में पता लग रहा है मल्टीप्लायर और एमपीएस में जो हमारा एमपीएस है मल्टीप्लायर वो एमपीसी के है रेसिप्रोकल। इट मींस इन दोनों में हमारा कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मल्टीप्लायर मोर, एमपीएस इज लेस। मल्टीप्लायर सॉरी, पहले हम वी हैव टू अज्यूम एमपीएस। सी एमपीएस मोर, मल्टीप्लायर इज लेस, इफ इट इज लेस इट गोज टू बी द मोर। लेकिन जो हमारा मल्टीप्लायर और एमपीसी का कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारे एमपीसी ज्यादा है तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, अगर एमपीसी कम है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। इसको एक एग्जांपल में एक साथ भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सपोज करो एमपीसी की वैल्यू पहले हमारी क्या थी? 0.2, लेकिन फिर ये इंक्रीज होके हमारी क्या होगी? 0.5। फर्स्ट केस में हमारा मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1/0.2, 1/0.8, 8/10, ये हमारा आ जाएगा डेट 1.25। सेकेंड केस में हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5 into 10, इट विल बी 2 times। हैंस प्रूव्ड जब एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर कम है, जब हमने एमपीसी की वैल्यू ज्यादा कर दी तो मल्टीप्लायर क्या है? ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड सपोज करो हमारी एमपीएस की पहले वैल्यू कितनी है? 0.2, लेकिन ये इसके बाद इंक्रीज होके हमारी कितनी हो चुकी है? 0.5। फर्स्ट केस में हमारी एमपीएस कितनी हो जाएगी और मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? दैट इज 1/0.2, ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स। सेकेंड केस में हमारा मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? दैट इज 5 into 10, दैट इज 2 टाइम्स। इट मीन्स जब हमारा एमपीएस कम था तो हमारा मल्टीप्लायर कितना है? 5 ज्यादा। ऑन द अदर हैंड जब हमारा मल्टीप्लायर इंक्रीज हो गया तो हमारा एमपीएस इंक्रीज हो गया तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? कम हो गया, दैट इज अवर 2 टाइम्स। थर्ड एस्पेक्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एक तरफ हमारी मिनिमम वैल्यू, एक तरफ है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में क्या है? एमपीसी इज सपोज इक्वल टू 0, 0 ये अज्यूम करते हैं क्योंकि हमने एमपीसी की वैल्यू क्या सपोज करनी होती है? 0। और दूसरी तरफ एमपीएस की इसी की वैल्यू हम क्या सपोज कर लेंगे? मैक्सिमम, दैट इज 1। अब हम इस केस में मल्टीप्लायर देखेंगे 1 माइनस 0, दैट इज 1। अगर इस केस में देखें तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट इज अवर मिनिमम वैल्यू, दैट इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। जब हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू कम सपोज की तो हमारा मल्टीप्लायर किसके इक्वल आ गया? 1। वी कैन से मल्टीप्लायर रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity, दैट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं। होप है आपके इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस